बिस्मिल्लाह करते हैं फिर अपनी वर्ड। जो जियोग्राफी वर्ड है ये किस जुबान का लफ्ज है बेटा? वर्ड वर्ड जियोग्राफी ये किस जुबान से लिया गया है? दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो ये वर्ड लिया गया है और ये एक्चुअली वर्ड है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया वर्ड है एंड इट मींस अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। हम अर्थ से ही मामले को स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारी जो जमीन है ये हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? जो पहले 4 प्लैनेट है उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो आखिरी 4 प्लैनेट्स हैं उनको जो है वो बोला जाता है गैस जाइंट्स। वो गैस जाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। हमारी जमीन को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। और द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर जो हमारे जमीन पर है वो कौन सा है? मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कलर जो है वो हमारी जमीन पे ब्लू कलर है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं जमीन की तो हमारी जमीन की जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो किस किस अमाउंट में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो चीज हमारी जमीन में पाई जाती है कंपोजिशन के हिसाब से दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 46.6%। 46.6% ये नंबर 1 पे आती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज है दैट इज सिलिकॉन। 27.7% जो है वो आपकी सिलिकॉन पाई जाती है। उसके बाद आपकी तीसरी जो नंबर पे चीज आती है दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 8.1% जो है वो आपकी अर्थ के ऊपर पाई जाती है। ऐसे ही है तो सब अगर पेपर में सवाल आ जाए कि हमारी अर्थ क्रस्ट में या अर्थ की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल पाया जाता है तो वो क्या होगा? वो आपका ऑक्सीजन होगा और एल्यूमिनियम 3rd नंबर पे आता है। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे दीगर मामला होते हैं। हमारी अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है, मतलब हमारी जो अर्थ का एक एक्सिस में टिल्ट है वो कितने डिग्री का है? एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का जो है वो आपका एक्सियल टिल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जमीन की रोटेशन की और रेवोल्यूशन की, रोटेशन और रेवोल्यूशन, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? रोटेशन ये होती है कि जब कोई चीज अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है दैट इज रोटेशन। फॉर एग्जांपल फैन एक ही जगह पे घूम रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, दैट इज रोटेशन। आप हाथ खोल के एक ही जगह पे खड़े गोल गोल घूमे, दिस इज रोटेशन। जमीन अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है और रिवॉल्व होता है जब आप किसी दूसरी चीज के गिर्द मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम खाना काबा के गिर्द रिवॉल्व करते हैं किसी चीज को एक्सिस मान के, सेंटर मान के। तो जमीन का रोटेशन पीरियड जो है वो कितना है? वो है 23 आवर्स एंड 56 सेकेंड्स। ठीक है, रोटेशन पीरियड जमीन का 23 आवर्स 56 सेकेंड्स और 56 जो है वो आपके मिनट्स हैं, सॉरी सेकंड लिख दिया मैंने, इसको मिनट्स। एंड समहाउ ऑलमोस्ट 4 सेकंड के करीब जो है वो आपका ये मामला है। ठीक है, 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड के करीब जो है वो जमीन अपनी एक रोटेशन पूरी करती है। अब सवाल ये है कि जमीन की रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी है? जमीन की रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? जमीन की रोटेशन हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है।
अगर हम इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। जमीन की रोटेशन से जो फिनोमिनन नजर आते हैं हमें, जो चेंज होते हैं, वो आपके डेज एंड नाइट्स हैं। जो बड़े मेजर चीजों में अगर बात करें तो डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन की बात करें तो जमीन कितने अरसे में जो है वो एक चक्कर पूरा करती है? थ्री 365 डेज में रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो जमीन का 365 डेज जो है वो इसका रेवोल्यूशन पीरियड है। और रेवोल्यूशन से जमीन जब एक रेवोल्यूशन पूरा करती है तो उससे कौन सा फिनोमिना तब्दील होता है, ये कौन सी चीज चेंज होती है? सीजन्स। आपके सीजन्स जो है वो चेंज होते हैं। और नॉर्मली हमारे जमीन पे कितने सीजन आते हैं? हमारी जमीन पे 4 सीजन है। कौन कौन से? कौन कौन से नाम जरा टाइप कर दें उनके। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं हमारी जमीन के ऊपर। हमारी जमीन को 4 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम यहाँ जमीन को ड्रा करें तो इसको जो है वो 4 हेमिस्फेयर्स में हम लोग ड्रा करते हैं। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर की लाइन। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर दुनिया के कुल कितने ममालिक आते हैं? दुनिया के टोटल 13 कंट्रीज जो है वो इक्वेटर की लाइन के ऊपर आते हैं। 13 कंट्रीज आपके इक्वेटर की लाइन के ऊपर आते हैं। ज्यादातर मुल्क जो है वो उनमें से अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, ये कंट्रीज जो है वो इधर आते हैं। और ये जो लाइन है इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। इसे लैटिट्यूड बोला जाता है। इसे अब याद रख लें क्योंकि ये लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल है तो इसको लैटिट्यूड से याद कर लें। ये लंबी है तो ये लॉन्गिट्यूड कर लें इसको। ठीक है, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। अब इसको 4 हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन, अगर सिर्फ आप लैटिट्यूड से देखें, इक्वेटर की लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्थ है आपका। ये नीचे वाला पार्ट आपका साउथ है, इसे सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये आपका वेस्टर्न। तो जमीन को कितने हिस्सों में डिवाइड, कितने हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया हमने? 3 हेमिस्फेयर में, 4 हेमिस्फेयर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दुनिया की 90% आबादी, दुनिया की 90% आबादी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहती है। अगर हम सिर्फ नॉर्थ और साउथ को कंसीडर करें तो दुनिया की 90% आबादी इस एरिया में रहती है, नॉर्थ में रहती है। दुनिया की 90% आबादी इस एरिया में रहती है, 90% नॉर्थ में रहती है, 10% जो है वो आपकी साउथ में रहती है। पाकिस्तान इन चारों हेमिस्फेयर में कौन से एरिया में आता है? पाकिस्तान इनमें से कौन से एरिया में आता है? नॉर्थ ईस्ट में। पाकिस्तान इस एरिया में जो है वो फॉल करता है, नॉर्थ ईस्ट। तो पाकिस्तान की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। इंडिया कहां पर फॉल करेगा? पाकिस्तान तो यहां हो गया ना। इंडिया को, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे या कौन से हेमिस्फेयर में होगा?
इंडिया भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, जहां पर हम है वहीं पर जो है वो इंडिया है। अच्छा बच्चे, ये जो आपका नॉर्थ है इसको नॉर्थ पोल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल, द नदरन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नदरन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वो क्या कहलाएगा? आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा। और यहां पर आपको मिलता है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आपको नॉर्थ पोल में मिलता है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे जब आप खड़े होते हैं तो आपके लिए सारी डायरेक्शन कौन सी होंगी? जब हम नॉर्थ पोल पे खड़े होते हैं तो आपके लिए सारी डायरेक्शन साउथ होगी। जब आप साउथ पोल पे खड़े होते हैं तो सारी डायरेक्शन आपके लिए, हर तरफ जिस तरफ भी आप देखेंगे वो सारी साउथ बनेगी। साउथ पोल पे खड़े होंगे तो सारी डायरेक्शंस आपके लिए कौन सी होंगी? नॉर्थ होंगी। तो ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे खड़े होने वाले बंदे के लिए सारी डायरेक्शन साउथ, और साउथ पे खड़े होने वाले बंदे के लिए सारी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ। एक मिनट रुक जाए बच्चे। ठीक है, नॉर्थ पे खड़े होने वाले के लिए सारा साउथ और साउथ पे खड़े होने वाले के लिए सारा नॉर्थ। अब बच्चे, नॉर्थ पोल पे सबसे पहले जो शख्स गया उसका नाम था रॉबर्ट पेरी। ये एक अमेरिकन था, ये सबसे पहले नॉर्थ पोल पे पहुंचा। रॉबर्ट पेरी कौन से साल पे पहुंचा? 1909 में। 1909 में। यहां पे हम बात कर रहे थे अभी आर्कटिक ओशियन की। आर्कटिक ओशियन दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। 5 समंदर है, उनमें सबसे छोटा जो है वो आपका आर्कटिक ओशियन आ जाता है। आर्कटिक ओशियन सबसे ज्यादा ठंडा भी और सबसे ज्यादा लेस सेलाइन, मतलब सबके सबसे कम नमकियात आपको इसी समंदर में मिलते हैं। ये आपको नॉर्थ पोल में मिलता है। अब नॉर्थ पोल में जो प्रोमिनेंट एनिमल्स हमें नजर आते हैं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल्स जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये यहां पर हमें मिलेंगे, तो उनमें पोलर बेयर आपको जो है वो नजर आता है। पोलर बेयर एक ऐसा प्रोमिनेंट एनिमल है जिसे लोग ज्यादातर अंटार्कटिका में समझते हैं, बट इट इज नॉर्मली फाउंड इन नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं बेटा। समंदर एक, अब ये इसका कायनात को ना अगली क्लास में बताएंगे। समंदर बड़ा होता है, सी जो है वो उसी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। पोलर बेयर जो है वो आपको कहां पर मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा कोई और एनिमल जो आपको लगता है कि नॉर्थ पोल में होना चाहिए, फेमस एनिमल जिसका नाम आपने सुना भी हो? आप लोगों ने सील्स देखी हुई है? सील्स, सील्स जो समंदर की जो होती हैं वो अब चल नहीं सकती, वो रेंगती हैं। अब एक मिनट, लेट मी शो यू। ये वाली देखिए एनिमल। हाँ, ये वाली, ये जो है ना आपको वहां पर मिलेंगे नॉर्थ पोल में। पेंगुइन्स आपको नॉर्थ पोल में नहीं मिलेंगे। पेंगुइन्स आपको कहां पर मिलेंगे? पेंगुइन पेंगुइन्स आपको मिलेंगे साउथ पोल में, ठीक है। पेंगुइन्स आपको साउथ पोल में नजर आएंगे, नॉर्थ पोल पे नजर नहीं आएंगे। नॉर्थ पोल पे आपको पोलर बेयर नजर आएगा। अब बच्चे, ये तो यहां तक हो गया मामला सारा आपका कि नॉर्थ पोल पे पहले पहुंचा कौन, नॉर्थ पोल पे है क्या चीज। अब आ जाते हैं साउथ में। जो साउथ पोल है, एक्सट्रीम साउथ पोल पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर कौन सा इलाका आता है? वहां पर कौन सा इलाका आता है? वहां पर आता है अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जो है वो आता है। और यहां पर जो प्रोमिनेंट एनिमल्स आपको नजर आते हैं उनमें पेंगुइन्स आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन्स जो है वो सबसे ज्यादा आपको अंटार्कटिका में नजर आएंगे। तो ये बच्चे आपका हो गया साउथ। अब साउथ पोल पे सबसे पहला शख्स कौन पहुंचा था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल? रॉल्ड अमंडसेन। ये एक नॉर्वेन एक्सप्लोरर थे। 1911 में जो है वो ये पहले शख्स थे जो कि साउथ पोल पहुंचे।
सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स जो साउथ पोल गए वो उनका ताल्लुक नॉर्वे से था और रोल्ड अमंडसेन जो है वो उनका नाम था। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर, आज से तकरीबन 330 मिलियन ईयर्स अगो, 330 मिलियन ईयर्स अगो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, टोटल हमारी जमीन पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल में मौजूद थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट की शक्ल में मौजूद थे, और वो सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था पैंजिया। ठीक है, तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे साथ में। इनको बोला जाता था, ये सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था पैंजिया। फिर क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वक्त के साथ साथ ये सेपरेट होते गए, और तकरीबन 220 मिलियन ईयर्स अगो ये इसी शेप में आ गए जो आज इनकी मौजूदा शेप है। आज इनकी मौजूदा शेप है और ये 7 कॉन्टिनेंट्स में तब्दील हो गए। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये दोबारा से मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे और तब तक इंसान इस जमीन पे होते हैं कि नहीं होते, या ये किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन 10 करोड़ साल के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोबारा से ये जो है वो जुड़ेंगे। जब ये इकट्ठे थे, पैंजिया की सूरत में थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट की सूरत में थे, तब दुनिया के सारे समंदर भी आपस में जुड़े हुए थे। वो एक समंदर जो बड़ा समंदर था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था पेंथलासा। वो बड़ा समंदर जो एक कॉन्टिनेंट भी वो पेंजिया, और जो एक समंदर था वो पेंथलासा। जब ये कॉन्टिनेंट्स अलग-अलग हुए तो फिर टोटल कितने बड़े समंदर निकले? पहले एक था, फिर कितने समंदर निकले बड़े? फिर 5 बड़े जो है वो समंदर निकले। 5 बड़े समंदर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, एंड लास्टली आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये 5 आपके मेजर समंदर जो है वो यहां से निकले। उसके बाद आगे मूव करते हैं जमीन के ऊपर ही। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात अगर करें तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। इनको अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? जी बच्चे बताएं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, और एशिया कंप्राइज करता है 48 कंट्रीज पे, 48 कंट्रीज पे। ठीक है, 48 ममालिक जो है वो एशिया में पाए जाते हैं। एशिया के अंदर इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आपको इसी बरियाज़म में मिलती हैं, जिनमें से एक हमारे मुल्क में पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया। ये वो 2 प्रोमिनेंट जो है वो एरियाज नजर आते हैं हमें। हड़प्पा तो आपका पंजाब में आता है, साहिवाल में, और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर आता है? मोहनजोदाड़ो केपीके में आता है बेटा, मोहनजोदाड़ो सिंध में आता है, लाड़काना के अंदर। ठीक है, सिंध में लाड़काना के अंदर। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर फॉल करते हैं। अच्छा बच्चे, मैंने साहिवाल का नाम लिया है, साहिवाल जो है वो कौन से दरिया के किनारे पे वाक़ है? साहिवाल शहर, यहाँ पे बच्चे होंगे भी साहिवाल से कुछ। मुल्तान तो चनाब के किनारे पे है ना, साहिवाल रावी के किनारे पे है। साहिवाल जो है वो दरिया रावी के किनारे पे है, मुल्तान चनाब के किनारे पे वाक़ है। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है, 48 कंट्रीज है। इस बरे आजम को कितने समंदर लगते हैं? कौन कौन से समंदर लगते हैं इसको? इसको एक इंडियन ओशियन लगता है, इसको पैसिफिक ओशियन भी लगता है, इसको एक पैसिफिक ओशियन लगता है, एक इंडियन ओशियन लगता है, आर्कटिक ओशियन भी लगता है। अगर हम देखें यहां से जब हम बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं,
तो ये ऊपर की जा थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगता है, तो इसको ये समंदर लगते हैं। मेजर जो है वो आपको इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन आपके लगते हैं। उसके बाद एक टर्म होती है बच्चे लैंड लॉक कंट्री, और टर्म याद कर लें, लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनको कोई समंदर नहीं लगता। ऐसे कंट्रीज जिनको कोई समंदर ना लगता हो वो लैंड लॉक कंट्रीज होंगे। सपोज अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं इनको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए कंट्रीज में, तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सिंध के अलावा बाकी सारे सूबे लैंडलॉक हैं। पंजाब भी लैंडलॉक है, केपीके भी लैंडलॉक है, इन दोनों को समंदर नहीं लगता। अगर हम कंट्री की बात एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर हमें समंदर लगता है तो हम लैंडलॉक कंट्री नहीं है, हमें समंदर लगता है। ऐसे कंट्रीज जिन्हें समंदर ना लगता हो वो लैंडलॉक कंट्रीज कहलाते हैं। तो दुनिया में टोटल 44 कंट्रीज जो है वो लैंडलॉक हैं। 44 कंट्रीज लैंडलॉक है। सेंट्रल एशिया सारे का सारा आपका लैंडलॉक है। इसी तरह कुछ कंट्रीज डबल लैंडलॉक होते हैं। डबल लैंडलॉक का मतलब यह है कि एक तो आपका कंट्री खुद लैंडलॉक है, लेकिन आपके साथ जो दूसरा कंट्री है वो भी लैंडलॉक है। आप तो लैंडलॉक है, आपके साथ दूसरा कंट्री भी लैंडलॉक है। तो दुनिया में 2 कंट्रीज डबल लैंडलॉक हैं। डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वो दुनिया में 2 हैं, एक एशिया में और एक यूरोप में। जो एशिया में है उसका नाम है उज्बेकिस्तान, जहां से बाबर आया था, जहां से इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल जिनका ताल्लुक है। उज्बेकिस्तान जिसका कैपिटल ताशकंद है, 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन यहीं पर हुआ था। एक तो ये हो गया। दूसरा आता है यूरोप में, आपका लिechtenstein। ये आपका सेकंड कंट्री है जो कि यूरोप में आता है। ये जो है वो दोनों लैंडलॉक डबल लैंडलॉक कंट्री हैं, लेकिन ओवरऑल 44 लैंडलॉक कंट्रीज जो है वो आपको नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री आपको इसी बर आजम में मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री आपको कहां पर मिलता है? इसी बर आजम में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान की एक और बात भी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से मुसलमान मुल्क है। रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क भी कजाकिस्तान है। वहां पर लिechtenstein है बेटा यूरोप के अंदर, यहां पर उज्बेकिस्तान है। दुनिया का दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी आपको एशिया में मिलता है और वो है मंगोलिया। मंगोलिया दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। हमने यहां पर बात की रकबे के हिसाब से, दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क भी आपको इसी बर आजम में मिलता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा जंगल, सबसे बड़ा आइलैंड, सॉरी आइलैंड जजीरा, वो आपको इंडोनेशिया में मिलता है जिसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया में शायद ये तीसरे या चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंफर्म कर लीजिएगा। चौथे पे मेरे ख्याल में मडगास्कर है। ये आपको मिलता है आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन ये 3 मुल्कों में डिवाइड है। 73% एरिया इसका इंडोनेशिया कंट्रोल करता है, 26% एरिया इसका जो है वो मलेशिया कंट्रोल करता है और 1% जो है वो ब्रुनाई कंट्रोल करता है। ब्रुनाई जो है वो 1% कंट्रोल करता है। तो ज्यादातर इसके ऊपर एरिया इंडोनेशिया कंट्रोल करता है, तो हम इसे इंडोनेशिया में ही काउंट करेंगे। इस बर आजम का सबसे लंबा जो दरिया है वो यांगजे रिवर है। यांगजे रिवर इस बर आजम का सबसे लंबा दरिया है, ठीक है। और इसी दरिया के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बना हुआ है, थ्री गॉर्ज डैम। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो डैम है। बेटा टाइम क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, तो अगर मैं बहुत स्लो चलूंगा ना तो फिर ये शायद चंद चीजें डिस्कस हो पाएंगी। मेरे बाकी बच्चे बता दें स्पीड स्लो है या इसको
स्पीड तेज है या इसको स्लो कर दूं? और देख लें फिर, जैसे आप कह रहे हैं। चलें, दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा दरिया यहीं पर आपको मिलता है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी आपको यहां पर मिलती है। क्या नाम है उसका? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, और ये आपके 5 ममालिक के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, रशिया, कजाकिस्तान एंड ईरान। ये 5 कंट्रीज के साथ जो है वो कैस्पियन सी बॉर्डर शेयर करता है। नाम इसका कैस्पियन सी है, बट इसको लेक कहा जाता है, ये लेक है। उसके बाद यहां पर एक और भी पॉइंट है जिसको डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक आपकी कौन सी है? डीपेस्ट लेक आपकी जो है वो लेक बेकाल है। लेक बेकाल साइबेरिया के अंदर है, ये रशिया के कंट्रोल में आती है। दुनिया की डीपेस्ट लेक जो है वो ये है। दुनिया की ओल्डेस्ट लेक भी आपको इसी बर आज़म में मिलेगी, उसका नाम भी लेक बेकाल है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लेक है, लेक बेकाल। ठीक हो गया। यहां पर आपको और क्या चीज, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। क्या नाम है उसका? चाइना। एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क आपको यहीं पर मिलेगा, वो है आपका रशिया। रशिया जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, आबादी के हिसाब से चाइना जो है वो। दुनिया के 2 बड़े मुल्क आबादी के हिसाब से इसी बर आज़म में जो है वो, नहीं अभी इंडिया नहीं हो, अभी इंडिया हो जाएगा, अभी इंडिया हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा इंडिया। आबादी के हिसाब से भी इंडिया और चाइना नंबर 1 2 पे, चाइना 1 पे, नंबर 2 पे इंडिया, और रशिया जो है वो एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, तो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तकरीबन 5500 माइल्स पे जो है 5500.5 माइल्स पे जो है उसकी फैली हुई है, चाइना के अंदर है। ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर है ताजमहल। ताजमहल आपको दरियाए जमुना के किनारे पे, दरियाए जमुना के किनारे पे मिलता है, आगरा शहर में। आगरा शहर को 1504 में एक मुसलमान दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है वो आबाद किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 में शहर को आबाद किया था। ये शहर इंडिया की स्टेट यूपी में आता है, जिसका वजीर आला है योगी आदित्यनाथ, जिसने मुसलमानों के ऊपर जो है वो तबाही मचाई हुई है जुल्म करने की। आदित्यनाथ, ठीक है। ये भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद इस बर आजम का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन, नॉट ओनली ऑफ दिस कॉन्टिनेंट बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको इसी बर आजम में मिलता है, नेपाल के अंदर मिलता है, ठीक है। और दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ जिसे K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 या लोकल लैंग्वेज में इसको चगोरी भी बोलते हैं लोग, ये आपको इसी बर आज़म में मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर, इसी बर आज़म में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड पोल, दुनिया में 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल बड़ा और एक साउथ पोल। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी आपको, जिसे अभी डिक्लेयर नहीं किया गया बट इसे लोग कहते हैं, मतलब जो जियोलॉजिस्ट हैं या जियोग्राफिस्ट, जो ज्योग्राफी के जो लोग हैं, वो इसको जो है वो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी इसी बर आज़म में मिलता है, वो भी डिक्लेयर नहीं है लेकिन उसको कहा जाता है, और वो है कौन सी जगह को कहा जाता है? वो है पाकिस्तान के अंदर शाराय कराक्रम, ठीक है। कराक्रम हाईवे जो है वो, इससे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिगार्ड किया जाता है कि अभी
लोग इसके मानते हैं कि ये 8वां अजूबा है दुनिया का इसके, लेकिन अभी इसको जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। बट आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो है वो कहा जाता है इसको। दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका जहां पर आबादी भी है वो भी आपको इसी बर आज़म में जो है वो मिल जाता है, रशिया के अंदर साइबेरियन रीजन में आपको मिलता है, और आपको इसी बर आज़म में जो है वो मिलेगा। उसके अलावा दुनिया का नहीं वो कह सकते हैं डेड सी, जॉर्डन एंड नहीं इसको छोड़, डीपेस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वो भी आपको इसी बर आज़म में मिलता है। क्या नाम है उसका? वो तो डीपेस्ट पॉइंट हो गया ना, डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट पॉइंट आपका वो तो आपका हो गया ना मरियाना ट्रेंच, वो तो पैसिफिक ओशियन में है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी चले लिख लें। लेकिन लोएस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है। डेड सी जो है वो ये लोएस्ट पॉइंट है, और ये कौन से दो मुल्कों के दरमियान पाया जाता है? डेड सी। ये सारा कुछ एशिया में, परेशान ना हो, ये एशिया का ही चल रहा है अभी। इट इज बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल, जॉर्डन एंड इसराइल इनके दरमियान ये पाया जाता है। और मुझे याद आ गया जॉर्डन से कि जॉर्डन के अंदर एक और वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी जो है वो पाया जाता है। जॉर्डन के अंदर एक और वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी है और उसका नाम है पेट्रा। ठीक है, पेट्रा जो है वो भी आपको इधर ही मिलता है, वो भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और जॉर्डन वो वाहिद मुल्क है इस वक्त दुनिया में जहां पर बनु हाशिम की अभी भी हुकूमत है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की हुकूमत जॉर्डन के अंदर चल रही है। बनु हाशिम की हुकूमत अभी जॉर्डन के अंदर है। ठीक है, जिसका कैपिटल कौन सा है जॉर्डन का? जॉर्डन का कैपिटल है अमान, AMMAN, अमान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। डेड सी की बात कर रहे थे, डेड सी बच्चे यहाँ पर सैलिनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नॉर्मली समंदर जो होते हैं उनके अंदर सैलिनिटी होती है 3.5%, 3.5% या 35 पार्ट्स पर 1000, ये नॉर्मली समंदर के अंदर सैलिनिटी होती है। लेकिन डेड सी के अंदर जो सैलिनिटी है वो है 34.2%, 34.2%, जिसकी वजह से जो लोग जो स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं इसके ऊपर। आप लोगों को आवाज आ रही है या आप लोग नहीं आ रही? मुझे लग रहा है कि आप खामोश हो गए। आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा जिंदा होने का सबूत दे दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोग जिंदा हैं। 34.2% जो है वो सैलिनिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग फ्लोट करते हैं। और ये दुनिया की साल्टीएस्ट बॉडी है, यहाँ पर सैलिनिटी किसी समंदर के मुकाबले में 9.6 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, 9.6 टाइम्स ज्यादा, यानी कि तकरीबन 10 गुना ज्यादा जो है वो सैलिनिटी जो है वो हमें नजर आती है यहाँ पर। तो ये आपका डेड सी हो गया, ये भी आपको एशिया के अंदर मिलता है। उसके बाद एशिया के अंदर और कौन सी चीज है? वैसे चीजें तो भी काफी सारी। हाँ, अब मुझे इसका, दुनिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट जो कि आपके डेल्टास के करीब जो है वो होता है, वो आपको यहीं पर मिलता है, और वो है सुंदरबन। सुंदरबंस के जो जंगलात हैं वो आपको इसी बरे आजम में मिलते हैं। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ, सॉरी बे, बे आपको इधर ही मिलती है, उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको इसी बरे आजम पे जो है वो मिलेगी। अब बे और गल्फ में क्या फर्क होता है बच्चे? एक और चीज भी मुझे याद आ गई है, दैट इज, एक और चीज भी, फिर तीनों का कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं। पेनिनसुला, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला भी आपको इसी बरे आजम में मिलता है। उसका नेम क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो एक ऐसा पेनिनसुला है जो कि
इसी बड़े आजम में आपको मिलेगा ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज पेनिनसुला, व्हाट इज गल्फ, व्हाट इज बे। तो बच्चे इसको जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। 1 मिनट रुक जाए। ये एक लैंड मास है, इसके इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी, और इस तरफ भी पानी, 3 तरफ पानी है, यहां पर खुश्की है। इसको बोला जाता है पेनिनसुला। पेनिनसुला एक जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर 3 तरफ खुश्की, 3 तरफ पानी और एक तरफ जो है वो खुश्की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। और इसके ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा गल्फ और बे का। ये एक पॉइंट है। इसके यहां पर खुश्की, यहां पर खुश्की, और यहां पर भी खुश्की, 3 तरफ खुश्की, और यहां पर आपके जो है वो पानी, यहां पर वाटर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गल्फ या बे। गल्फ या बे, दोनों की सेम डेफिनेशन है कि 3 तरफ खुश्की, एक तरफ पानी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगी? गल्फ या बे हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और दुनिया की सबसे बड़ी बे जो है वो कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है, जो कि आपके एशिया में आती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बे और गल्फ में? गल्फ और बे में फर्क क्या है? इनकी ओपनिंग का, एक का माउथ खुला होता है, एक का माउथ थोड़ा सा तंग होता है। एक का माउथ जो है वो थोड़ा सा तंग होगा, एक का माउथ थोड़ा सा वाइड होता है। जो अब आपने ये बताना है, देख के ये असाइनमेंट के तौर पे नोट कर लें कि मुंह गल्फ का ज्यादा खुला होता है या बे का ज्यादा खुला होता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, और बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो बे है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, वो फिर और फैक्टर्स की वजह से मशहूर हैं। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बोथनिया, ये फिर डिफरेंट और पॉइंट से जो है वो फेमस है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर एक कंट्री ऐसा भी आता है जिसमें कोई समंदर, कोई दरिया नहीं पाया जाता। वैसे तो उसका उसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? अरेबियन पेनिनसुला में आता है। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। वहां पर एक कंट्री ऐसा है जिसमें दरिया नहीं पाया जाता। कौन सा मुल्क है वो? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको कोई दरिया नहीं मिलता। वैसे अभी जो है वो ये आर्टिफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, सबसे लंबा दरिया जो है वो बनाने की कोशिश करें। वैसे नाइल रिवर है, लेकिन सऊदी अरब जो है वो आर्टिफिशियली अब बनाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक का जो है वो बनाएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें इसकी, एशिया के अंदर फर्दर आगे मूव करें, तो एशिया का दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी आपको इसी मुल्क में मिलता है। क्या नाम है उसका? शहर, सॉरी, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी आपको इसी बड़े आजम में मिलता है। उसका क्या नाम है बेटा? उसका नाम है टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान का कैपिटल है, ये आपको इसी बड़े आजम में जो है वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दुनिया का सॉरी, एशिया का सबसे छोटा कंट्री, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री तो हमने देख लिया था, रशिया है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आबादी के हिसाब से और एरिया के हिसाब से? वो है मालदीव्स। मालदीव्स एशिया का आबादी और एरिया दोनों हिसाब से छोटा कंट्री है। और मालदीव्स जो है वो, जिसे हम मालदीप कहते हैं, ये वो एक्चुअली वो है, मालदीव्स है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको फेमस जो डेजर्ट्स मिलते हैं, या सबसे बड़ा डेजर्ट जिसे हम कह सकते हैं यहाँ का, वो है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इस बरे आजम का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वैसे तो और भी है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं। खारान है, थल है, और फिर दश्ते मरगो है। उसके बाद दश्ते कवीर, दश्ते लूत, ये सारे जो है वो आपके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा जो एरिया, जो डेजर्ट है, दैट इज गोबी डेजर्ट। अब सवाल आप लोगों से ये है, गोबी डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है?
गोबी जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्डेस्ट नहीं है, सिर्फ कोल्ड डेजर्ट, कोल्डेस्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है। पाकिस्तान में भी एक कोल्ड डेजर्ट है, क्या नाम है उसका? कटपाना डेजर्ट। कटपाना डेजर्ट जो है वो कहाँ पर आता है? ये स्कर्दू में आता है। और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है वो आपका है। उसके बाद बच्चे रकबे के हिसाब से और आबादी के हिसाब से अगर अगर हम देखें तो अफ्रीका जो है वो दुनिया का दूसरा कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा बच्चे, बेटा वो तो बेटा एक्चुअली डिक्लेयर जो है ना, चले ठीक है इसको आगे इसमें मुझे एक और बात याद आ गई थी यहाँ पर। सेंट्रल एशिया। अच्छा हाँ बच्चे, यहाँ पर आपका जो है वो यूरोप के साथ अगर हम देखें एशिया कैसे बॉर्डर मिलाता है, तो आपके यूराल माउंटेन्स जो हैं ये लैंड बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ? यूरोप के साथ। यूराल माउंटेन्स के जरिए हम क्या करते हैं, एशिया यूरोप के साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा एक लेक के साथ भी, कैस्पियन सी भी जो है वो, कैस्पियन सी के जरिए भी हम यूरोप के साथ, यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट करती है ये, इसके जरिए भी हम एशिया और यूरोप के साथ जो है वो मिलते हैं। तो कैस्पियन सी दूसरा दूसरा पॉइंट हो गया, एक कैस्पियन सी, एक आपका ये यूराल माउंटेन्स। और इसके अलावा एक यहाँ पर स्ट्रेट भी पाई जाती है। अब स्ट्रेट क्या होती है? दो बड़े लैंड मासेस के दरमियान एक गुजरगाह होती है पानी की, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को मिला रही होती है। एक वाटर बॉडी इधर, एक इधर, इनको मिलाने के लिए जो है वो जो पॉइंट होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। नॉर्मली स्ट्रेट के बारे में कहा जाता है कि ये बनी कैसे थी, ये इस्थमस के जो है वो फ्रैक्चर से बनी थी। दुनिया में जहां जहां पर इस्थमस फ्रैक्चर हुए उनके वजह से जो है वो ये आपकी स्ट्रेट्स बनी। तो ये फ्रैक्चर हो गया ये एरिया, यहाँ से फिर पानी गुजरने लगा और लार्ज वाटर और बॉडीज आपस में मिलना शुरू हो गई, तो इसको स्ट्रेट कहने लग गए। इस्थमस क्या होती है? एक तंग गुजरगाह होती है जो कि दो जमीन के बड़े टुकड़ों को मिलाती है। मिसाल के तौर पे जैसे चल रही है, फिर आगे दो बड़े आजम हो गए, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो क्या करती है, ये बड़े आजम साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को मिलाती है। जब इसमें फ्रैक्चर हो जाए, ये टूट जाए या जगह खत्म हो जाए, तो फिर यहाँ पर जो एक गल्फ क्रिएट होता है, एक फिशर क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट का। तो बरे आजम एशिया और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को मिलाने के लिए जो स्ट्रेट यूज होती है वो है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या करती है, यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे अलास्का है जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, अमेरिकन कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो जो स्ट्रेट है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। तो अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है कि एशिया को अमेरिका से कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है, तो वो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। अब ये अलास्का बच्चे, ये अलास्का अमेरिका ने किस मुल्क से खरीदा था? अलास्का अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। उसके बाद बच्चे आप आ जाते हैं अफ्रीका में, और फिर वापस एशिया में आ जाते हैं एक मिनट के लिए। कुछ एनिमल्स सिर्फ नेटिव हैं एशिया के, वो कौन सा एनिमल है? एशियन टाइगर। एशियन टाइगर जो है वो सिर्फ एशिया में ही आपको मिलेगा, अफ्रीका में नहीं मिलेगा। जिस तरह अफ्रीकन लाइन सिर्फ अफ्रीका में मिलता है, इसी तरह एशियन टाइगर, जिसे बंगाल टाइगर भी लोग नॉर्मली बोलते हैं, वो आपको इधर ही मिलेगा, हमारे एशिया में मिलेगा। अब वापस नहीं आना एशिया में, अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका बच्चे आबादी के हिसाब से और रकबे के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट भी हम इसको जो है वो बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट किस वजह से बोलते होंगे?
इसके ऊपर अभी काफी हिस्सा जो है वो डिस्कवर होने वाला है, ये काफी हिस्सा एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी, तो इसलिए इसको जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं। अब इस बरे आजम के अंदर वैसे तो हमारा यही मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो एशिया में, जाहिर सी बात है, हमारा उतरे हैं, लेकिन जो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंसानों का जो ओरिजिन एक्चुअली हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था। हम क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इंसानों का जो ओरिजिन हुआ था वो यहाँ से हुआ था। लेकिन हम मानते हैं कि एडम्स पीक श्रीलंका में है, जहां पर कौन उतरा था एडम्स पीक पे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हजरत अम्मा हवा से मुलाकात कहां पर हुई थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हजरत अम्मा हवा से मुलाकात जबल रहमत मैदान अराफात, ठीक है, जबल रहमत मैदान अराफात में जो है वो मुलाकात हुई थी। तो हमारा तो ये मानना है, लेकिन अभी जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि लोग मानते हैं, मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि इंसानों का ओरिजिन अफ्रीका से हुआ था। तो हम इस्लाम की मानते हैं, हम साइंस नहीं मानेंगे। आगे वापस आ जाए। अफ्रीका जो है वो टोटल 54 कंट्रीज पर जो है वो मुश्तमिल है, 54 कंट्रीज पर ये बरे आजम मुश्तमिल है। फिफ्टी फोर कंट्रीज बचे यहाँ पर जो है वो हमें मिलते हैं। यहाँ पर आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है? आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क नाइजीरिया है बाय पॉपुलेशन। और एरिया के हिसाब से अगर हम सबसे बड़ा मुल्क करें तो अल्जीरिया जो है वो आपका बाय एरिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है। अल्जीरिया बाय एरिया और नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन। उसके बाद आबादी और रकबे के हिसाब से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है यहाँ पर? वो है सेशल्स। सेशल्स जो है वो बोथ बाय पॉपुलेशन एंड एरिया ये स्मॉल है, एरिया के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी ये स्मॉलेस्ट जो है वो बरे आजम है, सॉरी कंट्री है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, इस बरे आजम को मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी बोल देते थे, मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है, मतलब। उसके बाद यहाँ पर वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जो 7 वंडर्स थे एंशियंट, उनमें से एक सर्वाइविंग जिसका नाम है ऑफ गिजा, वो आपको यहीं पर मिलता है। कौन से मुल्क में? इजिप्ट के अंदर। अब बच्चे, दुनिया में हमें पता है कि सबसे जो है ना पिरामिड्स इजिप्ट के मशहूर हैं, लेकिन दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसमें इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं? विच कंट्री हैज मोर पिरामिड्स देन इजिप्ट? सूडान। सूडान के अंदर इजिप्ट से ज्यादा जो है वो पिरामिड्स हैं। और ये जो पिरामिड्स बने थे, इनका ओरिजिनल कलर कौन सा था वैसे? इनका ओरिजिनल कलर व्हाइट था, ठीक है, ये ओरिजिनली व्हाइट कलर के थे। यहां पर आपको दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी मिलता है। क्या नाम है उस दरिया का नाम? उसका नाम है नाइल रिवर। नाइल रिवर जो कि इस बरे आजम का और दुनिया का भी सबसे जो है वो लंबा दरिया है, ये आपको इजिप्ट में मिलता है। उसके बाद दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट किनाल, मतलब आप कहें तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किनाल शायद कोई ना हो, वो है सुइज किनाल, जो कि एक तरह से अफ्रीका को कनेक्ट करती है यूरोप के साथ। या अगर हम साउथ एशिया से जाएं रेड सी के थ्रू, तो हम ट्रेड करने के लिए तो हमें सुइज कैनाल के थ्रू जो है वो यूरोप में जाने का रास्ता मिलेगा। तो ये सुइज कैनाल क्या करती है? रेड सी को कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। इसकी लेंथ 120 माइल्स है
या अगर 193 किलोमीटर में इसको हम कन्वर्ट करें, ठीक हो गया। दुनिया का सबसे गर्म सहरा डेजर्ट, वो भी आपको इसी बर आज़म में मिलता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है दुनिया में। दुनिया का सबसे गर्म पॉइंट अल अजीजिया, वो भी आपको इसी बर आज़म में मिलता है। कौन से मुल्क में? लीबिया में। अल अजीजिया जो है वो आपको लीबिया के अंदर मिलता है। इसी तरह दुनिया का सबसे गहरा दरिया, डीपेस्ट रिवर, वो भी आपको इसी बर आज़म में मिलता है। क्या नाम है उसका? कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जो है वो इसी बर आज़म में दुनिया का डीपेस्ट जो है वो दरिया है। कॉन्गो रिवर ये एक ऐसा रिवर है जो दो दफा इक्वेटर की लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, दो दफा क्या करता है? इक्वेटर की लाइन को क्रॉस करता है। उसके बाद दुनिया का ओल्डेस्ट डेजर्ट भी आपको इसी बर आज़म में मिलता है। क्या नाम है उसका? नमीब डेजर्ट। नमीब डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट है, वो आपको इसी बर आज़म में मिलता है। उसके बाद यहां पर कायरो इसका सबसे बड़ा सिटी है। कुछ जगहों पे आपको लागोस मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको कायरो मिलेगा, तो दोनों ही आप याद कर लें। नॉर्मली पीपीएससी के पेपर अगर आप देने जा रहे हैं या एफपीएससी के, तो वहां पर आपको कायरो ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, लागोस जो है वो नाइजीरिया में आता है, लेकिन आपको बहुत सारी जगहों में कायरो भी मिलेगा। तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको मुसलमान मानते हैं वो है कौन सी? अल अजहर यूनिवर्सिटी। तकरीबन 970 में जो है वो ये बनी थी, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 1950 के बाद दिया गया है। 1960 या 1970 की दहाई में दिया गया था, लेकिन दुनिया इसको नहीं मानती। हम मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों की सबसे पहली या दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी है, जो कि कायरो में है। वैसे दुनिया किसको मानती है? दुनिया मानती है इटली में मौजूद एक यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उसका नाम क्या आप लोगों ने याद करके आना? बी से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ बी, आगे BOLO इस तरह करके कुछ नाम उसका बनता है, आपने तैयार कर लेना नाम उसका क्या। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल इसी बर आज़म में पाया जाता है, अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट इसी जगह पे जो है वो आपको मिलता है। फिर यहां पर आपको अफ्रीकन लाइन, वो भी इसी बर आज़म तक जो है वो महदूद है, और किसी दूसरे बर आज़म में जो है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद और कौन सी चीज? हाँ, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, और ये आपको मिलता है मुल्क तंजानिया के अंदर। इसी तरह यहाँ की सबसे बड़ी जो लेक है इस बर आज़म की, जैसे एशिया में कैस्पियन सी है, यहाँ पर जो है वो लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक है अफ्रीका की। ठीक है, और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपकी उधर आती है नॉर्थ अमेरिका में, जिसका नाम है लेक सुपीरियर। ये दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो लेक है फ्रेश वाटर की, जो कि लेक विक्टोरिया के नाम से मशहूर है। अगर हम इसको एरिया के हिसाब से बात करें तो ये दुनिया की 9th लार्जेस्ट जो है वो लेक आती है। अगर ओवरऑल बात करें तो 9th लार्जेस्ट नंबर पे जो है वही आती है। उसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा जो जजीरा है उसका नाम है मडगास्कर। मडगास्कर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है इस बर आज़म का। वैसे तो ओवरऑल 4th नंबर पे आता है, लेकिन इस बर आज़म में पहले नंबर पे आता है। और मडगास्कर के दरमियान
और इसके साथ मोजाम्बिक है और इनके दरमियान में एक स्ट्रेट बनती है जिसे मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। मतलब ये मडगास्कर है आपका इस तरफ, यहाँ पर अफ्रीका है, ये मोजाम्बिक हो गया। या ये जो रास्ता निकल रहा है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है उसको बोला जाता है। उसके बाद मोजाम्बिक चैनल जो है वही आपका कहलाएगा। सही है। तो बच्चे इसको मेरे ख्याल में काफी हो गया है। इसके अंदर लैंडलॉक कंट्रीज अफ्रीका में 16 है। तो टाइम हमारा बिल्कुल अब सर पे पहुंच गया है। कालाहारी डेजर्ट बड़ा नहीं है, इसमें मशहूर है कालाहारी डेजर्ट, वो भी इसी बरियाज़म में आता है, लेकिन उसकी कोई खास ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से उसको बताया जाए। 16 लैंडलॉक कंट्रीज है यहाँ पर, लैंडलॉक कंट्रीज। और यहाँ पर एक कंट्री जो है वो उसको रेनबो नेशन भी बोला जाता है। वो कौन सा मुल्क है जिसे रेनबो नेशन बोला जाता है? बेटा रेनबो नेशन जो है वो किसको बोला जाता है? उसका नाम साउथ से शुरू होता है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज नोन एज रेनबो नेशन। बेटा आज के टाइम पे इस घंटे में हम लोग इतना चीजें डिस्कस कर सकते थे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको जो 1 घंटे की इस क्लास में काफी चीजें समझ आई, कुछ सीखने को मिला है, या बस ऐसे ही? चलें बच्चे, अब अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह हम तीसरी क्लास के लिए जो है वो मिलेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।